पिछले कुछ समय से गानों में यूपी बिहार हिलेला की बातें की जा रही हैं, पर बहुत कम लोगों को याद होगा कि आज से 58 साल पहले 1967 में 1967 में एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसके बिकनी दृश्यों के चलते देश की संसद हिल गई थी। मतलब सांसदों ने संसद में हंगामा कर संसद को हिला डाला था। इतना ही नहीं, इस फिल्म में हीरो हेलीकॉप्टर से हवा में लटक कर अपने प्यार का इजहार करता है। इस बात पर भी हंगामा मचा था। लोगों का मानना था कि कहना था कि ऐसा कोई करता है क्या। भारतीय सिनेमा के इतिहास में यह पहली फिल्म थी जिसमें किसी हीरोइन ने बिकनी पहनकर हंगामा बरपाया था। और फिर एक दिन वह भी आया था जब उस हीरोइन को अपनी सबसे बड़ी गलती मानने की बात कहनी पड़ी। जी हाँ, उस हीरोइन ने एक दिन कहा था कि फिल्म में बिकनी पहनना उसके जीवन की सबसे बड़ी गलती है। लेकिन सच यह भी है कि भारतीय सिनेमा में हीरोइनों की बिकनी पहनने की शुरुआत 1967 में रिलीज हुई इसी फिल्म से हुई थी। उसके 3 साल बाद तो दूसरी फिल्मों में भी बिकनी पहने हुई हीरोइनें नजर आने लगी और फिर तो धीरे धीरे बिकनी का चलन शुरू हो गया। आज तो बिकनी पहनने पर कोई हंगामा नहीं होता, बल्कि फिल्मों में तो यह चर्चा होती है किस फिल्म ने किस हीरोइन ने किस कलर की बिकनी पहनी है, वो भी 2 पीस पहनी है, वो 1 पीस पहनी है। बहरहाल जिस हीरोइन ने 1967 में बिकनी पहनकर संसद को हिला दिया था, बाद में वही हीरोइन सेंसर बोर्ड की चेयरपर्सन बनी थी और तब उसे फिल्मों में बिकनी सीन पसंद नहीं आ रहे थे, है ना। अब इसे पाखंड कहें या विरोधाभास कहें, कुछ भी कह सकते हैं, पर ऐसा हुआ। चौंकिए नहीं, यही सच है। हम आपको सच बता ही रहे हैं। 58 साल पहले 1967 में शक्ति सामंत ने एक रोमांटिक थ्रिलर फिल्म इन पेरिस का निर्माण व निर्देशन किया था, जिसकी कहानी सचिन भौमिक ने लिखी है। यह फ्रांस की राजधानी पेरिस के इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमती है। इसमें शम्मी कपूर के साथ शर्मिला टैगोर की दोहरी भूमिका थी और अन्य कलाकारों में प्राण किरण सिंह, ये दोनों कलाकार खलनायक के रूप में थे, जबकि कॉमेडी करते हुए राजेंद्र नाथ नजर आए थे। यात्रा वृत्तांत रूपी कहानी वाली फिल्म एन यूनियन इन पेरिस को निर्देशक शक्ति सामंता ने इस तरह फिल्माया था जैसे वह कथानक, रहस्य या चरित्र विकास जैसे मध्यम वर्गीय सामान की तलाशी कर रहे हों। स्पष्ट रूप से वास्तविक स्थानों पर फिल्माया गया। यहाँ तक कि देशों के भीतर भी जो दृश्य थे वह भी पेरिस से बेरूत और स्विट्जरलैंड तक और फिर नियाग्रा फॉल्स के ऊपर और नीचे एक एक्शन से भरपूर क्लाइमेक्स में से पहले यह फिल्म उन पर्यटक स्थलों को दिखाने में सबसे अधिक रुचि रखी निर्देशक ने रखी जिन्हें देखने का अधिकांश भारतीय दर्शक केवल सपना ही देख सकते हैं। पर वक्त बदल चुका है। हम आज से 58 साल पहले की बात बता रहे हैं और इसलिए एन यूनियन इन पेरिस नकली फ्रांसीसी सैम, जिसके नाम में शम्मी कपूर है, को न केवल समलैंगिक परी बल्कि वास्तव में पूरी दुनिया के अजूबों के लिए उनके सांसारिक रिले के रूप में याद किया गया। दुनिया के मनोरम आश्चर्यों और भौतिक सुखों तक असीमित पहुंच की यह कल्पना उन चीज़ों में से एक है जिससे कुछ लोगों ने मूर्खतापूर्ण लोकप्रिय फिल्म की संज्ञा तक दी थी। जी हाँ, एन यूनियन पेरिस को लोगों ने उस जमाने में मूर्खतापूर्ण लोकप्रिय फिल्म माना था। आज तो यह फिल्म क्लासिक फिल्म के रूप में गिनी जाती है। फिल्म एन यूनियन इन पेरिस को एयर इंडिया की जेट की कहानी एयर इंडिया के जेट के अंदर शुरू होती है और पूरी फिल्म में शम्मी कपूर कार, स्कूटर, हेलीकॉप्टर और स्पीड बोट की सवारी करते हुए नजर आते हैं। तो सिर्फ वह एक बार एयर इंडिया की जेट के अंदर सवारी करते हुए नजर आते हैं। फिल्म कर शक्ति सामंता ने फिल्म में ईर्ष्यापूर्ण फैशन, फैंसी अपार्टमेंट और शानदार सुखों, सिगरेट, शराब और पेरिस के कुख्यात नाइट स्लॉट के लगातार दृश्य चित्रित कर दर्शकों को एक शानदार आधुनिक दुनिया के सपनों में बंधने का ऐसा सपना दिखाया था जिसे दिल के मामलों में सतही भी कहा गया था। चलिए अब हम इस बात की चर्चा कर लेते हैं कि वास्तव में
फिल्म एन इवनिंग इन पेरिस की पूरी कहानी क्या है, पूरी कहानी को भी जान लेना उचित रहेगा, जिससे यदि आप आज के तारीख में भी फिल्म देखने जाए तो आपको मजा आएगा। भारत में सच्चा प्यार पाने में असफल होने के बाद अमीर दीपा, जिसके किरदार में शर्मिला टैगोर हैं, सच्चे प्यार की तलाश में पेरिस यानी कि फ्रांस चली जाती हैं। और दीपा के पिता को लगता है कि दीपा को शादी करने में रुचि नहीं है। अच्छा, फ्रांस में जाने का या पेरिस जाने का मकसद एक यह भी था कि दीपा के पिता का मैनेजर वही रहता है और वह वहाँ के बिजनेस की देखभाल करता है, तो उसे तकलीफ नहीं थी कि एक अज्ञात देश में जाएगी तो वहाँ उसके कौन देखभाल करेगा। खैर, स्टेशन माने एयरपोर्ट पर दीपा के पिता के मैनेजर, एक सहायक हनी और एक ड्राइवर मक्खन सिंह भी आ जाते हैं लेने। फिर वहाँ से दीपा की शुरुआत होती है एक नए सफ़र की, जहाँ उसकी मुलाकात होती है श्याम उर्फ सैम से, जो तुरंत उसे प्यार करने लगता है। श्याम और सैम इस दोनों एक ही नाम है और इस किरदार को इस फिल्म में सम्मित कपूर ने निभाया है। सैम दीपा से प्यार करने के साथ ही उसके पीछे पीछे घूमना लगता है। कुछ शुरुआती प्रतिरोध के बाद दीपा भी अंततः उसके आकर्षण के आगे झुक जाती है। इस बीच दीपा के पिता के सचिव के बेटे शेखर को अपने जुए के कर्ज को चुकाने के लिए पैसे की जरूरत है। यह जानते हुए कि दीपा अमीर है, वह उसे शादी करने की योजना बनाता है, जिससे दीपा से पैसे लेकर वह जैक नामक गैंगस्टर को उसका पैसा लौटा सके। उधर जब भी जैक उसे धमकी देता है तो शेखर उससे एक ही बात कहता है, भाई मैं एक अमीर बेटी से लड़की से शादी करने वाला हूँ, शादी करते तेरा कर्जा चुका दूंगा, चिंता मत कर। हालांकि दीपा शेखर से प्यार नहीं करती है, इसलिए वह शेखर के प्रस्ताव को साफ शब्दों में मना कर देती है और कह देती है कि वह तो केवल सैम से प्यार करती है और यदि विवाह करेगी तो सिर्फ सैम से करेगी। यह बात कैलाश के शेखर को पसंद नहीं आती। एक दिन जैक की नज़र दीपा पर पड़ जाती है तो वह हैरान रह जाता है, क्योंकि उसे याद आता है कि वह तो दीपा को जानता है। तब पता चलता है जैक कोई और नहीं बल्कि किसी समय दीपा के पिता के लिए काम करने वाला इंसान है, पर दीपा को कुछ नहीं पता है। जैक फिर शेखर को अपने कैसीनो होटल में ले जाता है, जहां उन्हें एक लड़की दिखाई देती है जो दीपा के ही समान है। उसका नाम सूजी है, जो उसी कैसीनो में एक डांसर है। सूजी के किरदार में शर्मिला टैगोर हैं और बाद में पता चलता है कि यह दोनों जुड़वा बहनें हैं। दीपा से नाराज शेखर एक योजना बनाता है। वह सूजी के पास जाता है और उसे बहुत ज़्यादा पैसे देकर अपनी योजना का हिस्सा बनने के लिए मना लेता है। वह सूजी को अपने साथ ले जाता है और उसे सैम के साथ दीपा दिखाता है, ताकि वह दीपा की तरह बात करना, तौर तरीके सारी चीज़ सीख सके, सैम को भी सब कुछ समझ सके। जैक असली दीपा का अपहरण कर लेता है। तब शेखर सूजी को दीपा की जगह सूजी को उस जगह पहुंचा देता है। इस अदला बदली के कारण शुरू में तो किसी को भी दीपा के अपहरण पर पता ही नहीं चलता है, क्योंकि सूजी तो दीपा की ही तरह काम करते हुए खुद को दीपा ही लोगों के सामने पेश कर रही है, दीपा की ही तरह संसार बाहर भी जाती है। पर सैम को कहीं ना कहीं कुछ फर्क नज़र आने लगता है कि यह सूजी जो है में कुछ तो परिवर्तन आ गया है, क्योंकि सैम एक दिन सूजी को धूम्रपान और शराब पीते हुए देखता है और उसका शक यकीन में बदल जाता है और फिर अंततः सूजी सच स्वीकार कर लेती है। दीपा के पिता को दीपा के अपहरण के बारे में पता चलता है तो वह तुरंत पेरिस चला आता है, जहां उन्हें और सैम को पता चलता है कि सूजी दीपा की खोई हुई जुड़वा बहन है, जिसका अपहरण तब हुआ था जब वह बहुत छोटी थी और उसका असली नाम रूपा है। दीपा का पिता बहुत खुश होते हैं कि उन्हें अपनी बेटी मिल गई है, लेकिन सूजी खुद को उनकी बेटी मानने से साफ इनकार कर देती है। इधर ये भी बात खुलासा होता है कि शेखर ने ही
दीपा के पिता को खबर की और दीपक के पिता को बुलाया है और वह दीपक के पिता के सामने दीपा के साथ शादी का प्रस्ताव रख देता है। यह सारी बातें दीपा के सामने नहीं होती हैं। तो दीपा के पिता खुश हैं कि चलो मेरी बेटी भारत में शादी करने को तैयार ही नहीं थी, कम से कम कोई लड़का तो उसे पसंद आया। खैर, सैम दीपा का पता लगाने के लिए सूजी का पीछा करता है। सूजी एक शर्त रखती है कि सैम को दीपा के बारे में बताने से पहले उससे शादी करनी होगी। वह दीपा होने का नाटक करते हुए सैम से प्यार करने लगी है। सैम यह कहते हुए मना कर देता है कि वह केवल दीपा से प्यार करता है, इसलिए वह सूजी से किसी भी सूरत में शादी नहीं कर सकता। इस बात से सूजी को पहले तो गुस्सा आता है, लेकिन बाद में उसे एहसास होता है कि दीपा भी उसकी अपनी बहन है और उसके प्यार के बीच में से अब नहीं आना चाहिए। जग्गू जो जैक के लिए काम कर रहा है और जो दीपा के पिता का ही पूर्व कर्मचारी भी रह चुका है, अपनी बेटी को छूने के लिए, फिरौती मांगने के लिए उससे मिलने जाता है। दीपा के पिता सहमत हो जाते हैं, लेकिन सैम उन्हें बेहोश कर देता है, जिससे पहले वह उन्हें फिरौती के पैसे लेकर एक निश्चित स्थान पर जाने के लिए कहता है। शेखर यह सारी बातचीत सुन लेता है। कहानी के क्लाइमेक्स में सूजी जैक के साथ उसके ठिकाने पर पहुंचती है, जहां उसने दीपा को अपनी समानता दिखाने के लिए रखा हुआ है और कुछ कामों की देखभाल करने के लिए उन्हें कुछ समय के लिए अकेला छोड़ देता है। सूजी जब दीपा को बताती है कि वह उसकी खोई हुई जुड़वा बहन है, उसके मना करने के बावजूद वह दीपा को जगह बदलने और भागने के लिए मना लेती है। सैम और शेखर दीपा को छुड़ाने के लिए अलग अलग नियाग्रा फॉल्स जाते हैं। शेखर पहले गुप्त ठिकाने पर पहुंचता है। उसी समय जैक का एक आदमी उसे सैम के आने की सूचना देता है। जब जैक उसका सामना करता है तो शेखर उसे मार देता है और असली दीपा, जो कि सूजी होने का नाटक कर रही थी, उससे ठीक पहले भाग जाती है। शेखर तब सूजी को यह सोच कर ले जाता है कि वह दीपा है, पर जब वह सैम को देखती है तो उसे पता चल जाता है कि वह वास्तव में सूजी है और चेतावनी देती है कि दीपा भाग गई है और जैक की नाव पर उसका इंतजार कर रही है। क्रोधित होकर शेखर सूजी को गोली मार देता है और सैम को गोली मारने की कोशिश करता है, पर सैम भागने में सफल हो जाता है और शेखर का पीछा करने से ठीक पहले वह माखन सिंह से कहता है कि वह जाकर घायल सूजी की मदद करे। शेखर उस नाव पर पहुंचता है जहां दीपा सैम का इंतजार कर रही होती है और उसके साथ चला जाता है। सैम भी शेखर के जाने के ठीक बाद पहुंचता है। वह हेलीकॉप्टर से नाव में कूदता है और फिर शेखर की पिटाई करता है। सैम किसी तरह बचाव करते हुए शेखर को पानी में फेंक देता है, जहां वह झरने के ऊपर तैरता रहता है। दीपा और सैम झरने के बीच में एक छोटी सी चट्टान पर अपने आप को सुरक्षित करते हैं, जहां से उन्हें हेलीकॉप्टर द्वारा बचाया जाता है। फिल्म सैम और दीपा के हेलीकॉप्टर के सीढ़ी पर लटकने के साथ ही समाप्त होती है और बैकग्राउंड में एक गाना बजता है, आसमान से आया फरिश्ता। यह गाना तो आज भी लोकप्रिय है, यह गाना तो लोग आज भी सुनना चाहते हैं। इस तरह यह फिल्म खत्म होती है। 2 घंटे 13 मिनट की यह फिल्म है और बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय फिल्म है। जब यह फिल्म रिलीज हुई तो इस फिल्म के चलते फिल्म को लेकर संसद तक में हंगामा हुआ था, जैसा हमने पहले बताया, क्योंकि इसकी मूल वजह थी कि इसके अंदर शर्मिला टैगोर ने डबल भूमिका निभाते हुए बिकनी भी पहनी थी, शराब भी पी थी, सिगरेट भी फूकी थी। जी हाँ, एन यूनिक इन पेरिस एक ऐसी फिल्म है जिसमें शर्मिला टैगोर ने बिकनी पहनी है। इससे पहले किसी भी अभिनेत्री ने किसी भी फिल्म में बिकनी नहीं पहनी थी। एन इन पेरिस पहली फिल्म थी जिसमें शर्मिला टैगोर बिकनी पहने हुए, यानी एक हीरोइन बिकनी पहने हुए नजर आई थी। और यह बात भारत में एक सांस्कृतिक लहर में भूचाल लाने वाली बात थी, हंगामा बरपा गया था, क्योंकि किसी अभिनेत्री द्वारा बिकनी पहनना फिल्म में, यह किसी ने बात कल्पना में भी नहीं सोची थी। पर सत्य सामंता ने नया कुछ करने की सोची, जिसमें शर्मिला टैगोर ने भी साथ दिया, जबकि शर्मिला टैगोर को फिल्म उसमें आए हुए महज 3 साल हुए थे। जी हाँ, किसी भारतीय फिल्म अभिनेत्री द्वारा फिल्म में बिकनी पहनते हुए नजर आने की यह पहली घटना थी। इतना ही नहीं, वो उस दिनों पता नहीं क्या शर्मिला टैगोर किस जोश में थी कि उन्होंने
एक अंग्रेजी पत्रिका के लिए बिकनी में पोस्ट भी दिया था। शर्मिला टैगोर की बिकनी ने रूढ़िवादी भारतीयों को इस कदर अंदर से हिला दिया कि मसला संत तक पहुंच गया। लेकिन अब उसके बाद अब नृत्यों में बिकनी पहनने का एक नया चलन शुरू हो गया। जैसे कि आप देख लीजिए, उसके बाद 1973 में जीनतमान फिल्म हीरा पन्ना में और कुर्बानी में 1980 में नजर आई थी। डिम्पल कपड़िया ने भी 1973 में फिल्म बॉबी में बिकनी पहनी थी। तो परवीन बॉबी ने 1982 में फिल्म नजदीकिया में बिकनी पहनी है। और उसके बाद तो आम बात हो गई है। बिकनी पहनने की ही वजह से शर्मिला टैगोर का नाम बॉलीवुड की 10 सर्वश्रेष्ठ हॉट अभिनेत्रियों में गिना जाने लगा था। और तब शर्मिला टैगोर को भी इस बात का गर्व था कि बिकनी पहनने की उन्होंने शुरुआत की और आज वह हॉट अभिनेत्री गिनी जा रही हैं और लोग उन्हें ज़्यादा वो कर रहे हैं। लेकिन बाद में उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि उन्होंने गलती की है। जी हाँ, क्योंकि यह कदम कहीं ना कहीं एक जो समाज की व्यवस्था थी उसमें उल्लंघन करने वाला था। और बम्बई फिल्मों में स्त्रीत्व के प्रतीक के रूप में जो कार्य करता है वो उसके भी खिलाफ था। मजेदार बात यह है, बाद में काफ़ी समय बाद जब शर्मिला टैगोर सेंसर बोर्ड की चेयरमैन बनी तो उन्होंने बिकनी को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए इसकी खिलाफत भी की थी। खुद भी कहें, मगर कुछ लोगों की राय में इस फिल्म में शर्मिला टैगोर ने गलत परंपरा की शुरुआत तो की ही थी। यह अलग बात है कि आज की तारीख में बिकनी पहनना सौंदर्य का प्रतीक बन गया है। जी हाँ, एक दिन वह भी आया था जब शर्मिला टैगोर ने भी फिल्म एन पेरिस में बिकनी पहनने को अपनी सबसे बड़ी गलती मानी थी। और ऐसा उन्होंने एक प्रमुख समाचार एजेंसी से बातचीत करते हुए कहा था। शर्मिला टैगोर ने अपनी बिकनी सीन पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि 1960 के दशक में उन्होंने बहुत बड़ा विवाद पैदा किया था, लेकिन आधुनिक महिलाओं के पहनावे की तुलना में अब स्विमसूट काफ़ी मासूम बात लगती है। उतना ही नहीं, 2007 में एक बहुत बड़े अखबार से बात करते हुए शर्मिला टैगोर की बेटी सुहा अली खान ने भी स्वीकार किया था कि एन इन पेरिस की रिलीज होने के बाद लंबे समय के बाद उनकी मां ने कहा था कि एन इन पेरिस में बिकनी पहना उनकी अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। खैर, 1967 में शर्मिला टैगोर ने फिल्म एन इन पेरिस में बिकनी पहनी थी। पर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इसके ठीक 30 साल बाद जब बंगलौर में सौंदर्य प्रतियोगिता आयोजित हुई और वहाँ प्रतियोगियों को बिकनी पहनने के लिए कहा गया तो इसका विरोध हुआ था। अब तो सौंदर्य प्रतियोगिताओं में बिकनी पहनना आम बात है, लेकिन तब ऐसा नहीं हुआ था। पूरे शहर में विरोध प्रदर्शन हुए थे। महिला समूहों ने महिलाओं के शरीर के वस्तुकरण करने पर आपत्ति जताई थी। कट्टरपंथी समूहों ने कहा था कि यह भारतीय संस्कृति के खिलाफ है, जबकि वामपंथी समूहों ने कर्नाटक सरकार पर बिकाऊ होने का आरोप लगाया था। आगे के संघर्ष से बचने के लिए आयोजकों ने बिकनी राउंड को स्थानांतरित कर दिया था, जिससे यह समस्या की वो जड़ माना जा रहा था। लेकिन आज सौंदर्य प्रतियोगिता में बिना बिकनी की बात आगे बढ़ती ही नहीं है। 1967 में सत्य समंता के फिल्म एन इन पेरिस ने न सिर्फ बिकनी को लेकर हंगामा बरपाया था, बल्कि उसके आगे भी बात हुई थी। और वह था हेलीकॉप्टर से हवा में लटकते हुए आसमान से आया फरिश्ता गीत गाते हुए अपने प्यार का जो इजहार शम्मी कपूर फिल्म में करते हैं, उसको लेकर विरोध हुआ था। लोगों ने कहा था, तंज भी कसा था कि क्या कोई इस ढंग का काम करता है, क्या कोई निजी में ऐसा प्यार करता है, ऐसे प्यार से इजहार करता है। जबकि उस लोग यह बात किसी को नहीं कहना चाहिए, क्योंकि निजी जीवन में दिलीप कुमार और राजकुमार के साथ पैगाम, राज कपूर की जागते रहो अथवा और दिलीप कुमार की फिल्म देवदास में चुनी बाबू किरदार निभा चुके अभिनेता मोतीलाल ने अपनी निजी जिंदगी में इसी तरह का काम किया था। जबकि मोतीलाल के अभिनय की अपनी अलग छाप है, लोग उन्हें बतौर अभिनेता बहुत पसंद करते हैं। जी हाँ, लगभग 3 दशक तक हिंदी फिल्मों में छाए रहे थे।
अभिनेता मोतीलाल ने अपनी जिंदगी में एक हेलीकॉप्टर कंपनी से बाकायदा एक हेलीकॉप्टर किराए पर लिया था और उसे चलाते हुए मुंबई से खंडाला जा पहुंचे थे, जहां अभिनेत्री शोभना समर्थ, जो कि तनीजा व नूतन की मां और काजोल की नानी थी, मुंबई छोड़कर उन दिनों खंडाला में रह रही थी और मोतीलाल को उनकी याद आ रही थी। तो मोतीलाल हेलीकॉप्टर किराए पर लेकर खंडाला पहुंच गए थे और उनके बंगले के ऊपर मंडराते हुए फूल बरसाए और एक कागज पर आई लव यू लिखकर पत्थर से बांधकर उनके बंगले पर फेंका। यह सब शोभना समर्थ ने देखा और हेलो भाई भी हाथ हिलाकर अभिवादन भी स्वीकार किया था। तो जब मोतीलाल जैसा नेचुरल कलाकार निजी जिंदगी में जिस काम को कर चुका था, उसी कार्य को जब फिल्म में दिखाया गया तब भी लोगों की बात अच्छी नहीं लगी थी। हम याद दिला दें कि मोतीलाल लाइसेंसधारी व प्रशिक्षित पायलट थे, इसलिए यह कहना गलत है कि उन्हें किस कंपनी किराए पर हेलीकॉप्टर क्यों दिया था। शर्मिला टैगोर ने 1964 में शम्मी कपूर के साथ कश्मीर की कली में अभिनय कर हिंदी सिनेमा में डेब्यू किया था। फिर महज 3 साल बाद ही 1967 में रिलीज फिल्म एन इन पेरिस में एक बार फिर शर्मिला टैगोर और शम्मी कपूर की बेहतरीन केमिस्ट्री देखने को मिली। लेकिन हमेशा ऊर्जावान रहने वाले शम्मी कपूर के साथ काम करना इस फिल्म में शर्मिला टैगोर के लिए आसान नहीं था। एक कपिल शर्मा के शो में अपनी उपस्थिति के दौरान इस दिग्गज अभिनेत्री ने उन घटनाओं को याद किया जब शम्मी कपूर ने ऐसी चीज़ें की जो कभी स्क्रिप्ट में नहीं थी, वह भी अंतिम स्वाद के दौरान। शर्मिला टैगोर ने उस वक्त इस शो में कहा था कि शम्मी कपूर के साथ काम करना बहुत मुश्किल था और मैं एक नई कलाकार थी। वह रिहर्सल में कुछ करते थे और वास्तविक जब टेक होता था कुछ और करते थे। कभी यहाँ से आ जाते थे तो कभी वहाँ से आ जाते थे, कभी ऊपर से आ जाते थे। तो उस वक्त शम्मी कपूर के साथ काम करना मुझे बहुत तकलीफदेह था। खैर, बात पुरानी हो गई है और अब शम्मी कपूर जी हैं नहीं, लेकिन शर्मिला जी तो हैं। पर वह वक्त था, उस फिल्म थी। कुछ भी हो, लेकिन उस फिल्म को लोग आज भी एक क्लासिक फिल्म के रूप में मानते हैं। इस फिल्म के गाने भी आज भी लोगों की जुबान पर हैं। फिल्म एन इन पेरिस में शर्मिला टैगोर का विंग लाइनर, छोटी काली पोशाक, नोटेड ब्लाउज के साथ जोड़ी गई साड़ियाँ, बिकनी और पॉप हेयर स्टाइल, सब कुछ बिल्कुल सही था। शम्मी कपूर के सिलवाए गए सूट और रंग बिरंगी शर्ट भी शानदार थे। कैबरे डांसर के रूप में शर्मिला टैगोर को भी अपनी डांस कौशल को दिखाने और फ्लोई टू पीस पहनावा पहनने का भी मौका मिला था, जो उस दशक में लगभग एक सिग्नेचर मूव माना जाता था। शंकर जयकिशन के संगीत में फिल्माए गई कई धुनों के दौरान वेशभूषा पूरी तरह से प्रदर्शित हो जाती है। अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो गाने में शम्मी कपूर और शर्मिला टैगोर के कपड़े लगभग एक जैसे थे। तो वहीं रात के हमसफर में दोनों जुड़वा जैसे लगते हैं, क्योंकि इस गाने में शर्मिला टैगोर एक काले पैटर्न वाली साड़ी में तो शम्मी कपूर एक काले सूट में नजर आते हैं। फिल्म में उन्मत्त शम्मी कपूर का परफॉर्मेंस जबरदस्त है, जो इस मामले में असामान्य संग्राम के साथ शुरू होता है, लेकिन जल्दी हाथ के झटके, अचानक सिर झुकाने वाले शारीरिक जो उनके मैनरिज्म रहे हैं, वह सब दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। वह पिछली पीढ़ी के पीड़ित और दमित पुरुष नायकों के किरदारों में भी पसंद किए गए, लेकिन भारतीय सिनेमा में आए बदलाव के लिए शम्मी कपूर को नकारा नहीं जा सकता। जी हाँ, लोग मानते हैं कि शम्मी कपूर ने भारतीय सिनेमा में नायकों के रूप में एक बदलाव लाने का काम किया। तभी नसीम मुन्नी कबीर ने अपनी किताब में लिखा है कि 70 के दशक में भारतीय बॉक्स ऑफिस पर राज करने वाले अमिताभ बच्चन की बजाय शम्मी कपूर, शाहरुख खान और गोविंदा जैसे समकालीन बेबाक सितारों के असली अग्रदूत हैं। फिल्म इन पेरिस में दोहरी भूमिका निभाते हुए शर्मिला टैगोर वहम बनी है। डांस, शराब और धूमपान जैसी बुरी चीज़ें तो वहम का हिस्सा हैं। बात
इसमें कोई चौंकाने वाली भी नहीं है, और इस तरह की सारी चीज़ों को शर्मिला टैगोर ने बहुत खूबी निभाया। फिर एन यूनियन इन पेरिस का निर्देशन शक्ति सामंता ने किया था, जो कि बॉलीवुड के दिग्गज निर्देशक रहे हैं। उन्होंने 1960 और 70 के दशक में कई बेहतरीन क्लासिक फिल्में बनाई। मसलन बंगाली साहित्य के वह प्रशंसक थे। उन्होंने कश्मीर की कली, आराधना, अमर प्रेम सहित 37 हिंदी और 6 बंगाली फिल्में बनाई। शक्ति सामंता ने बॉक्स ऑफिस पर हिट फिल्म बनाने के लिए हमेशा शम्मी कपूर और शर्मिला टैगोर को धन्यवाद देते रहे हैं। माना जाता है कि शक्ति सामंता की फिल्म एन इन पेरिस ने ही हिंदी के फिल्मकारों के लिए विदेशों में जाकर फिल्म शूटिंग करने और अपनी फिल्मों में एनआरआई किरदारों को रखने का मार्ग प्रशस्त किया था। वैसे एन इन पेरिस से भी पहले राज कपूर ने अपनी 1964 में रिलीज फिल्म संगम में यूरोप के कुछ दृश्यों को शूट किया था। कुछ यूरोप के कुछ लोग एक्चुअल लोकेशन में जाकर संगम के कुछ दृश्यों को फिल्माया था। दुनिया की रोमांटिक राजधानी पेरिस में एक गाना या पूरी फिल्म शूट करना भले ही अब पुराना फैशन हो गया हो, लेकिन एन इन पेरिस पहली बॉलीवुड फिल्मों में से एक थी जिसकी पृष्ठभूमि फ्रांस थी, पेरिस थी। यह पहली फिल्म भी थी जिसमें नियाग्रा फॉल्स दिखाए गए, स्विट्जरलैंड और बेरूत की यात्रा की गई, जो उस समय के दर्शकों को लगभग एक मिनी यूरोपीय टूर जैसा होने का मजा दे रही थी। तो 1967 में शक्ति सामंता की रिलीज फिल्म एन यूनियन इन पेरिस को लेकर यह हमारी एक जानकारी थी जो हमने आप तक पहुंचाई। यह जानकारी आपको कैसी लगी? आप क्या इस तरह की पुरानी फिल्मों के बारे में कुछ जानकारियाँ चाहते हैं तो आप अपने कमेंट्स लिख कर हमें बता सकते हैं।